Welcome Synode Learn channel. Today we have to start ninth chapter number 3, atoms and molecules. We start to learn line to line from the textbook. Okay. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of the matter. The idea and divisibility of matter was considered long back in India. मैटर डिविजिबल है ये आइडिया इंडिया में ही एक्चुअली उसका मैटर इज इंडिविजिबल उसकी आइडिया स्टार्ट हुई इंडिया में ही अराउंड 500 BC ईस्वी सन पूर्व 500 में लगभग ये विचार इंडियन फिलोसोफर ने रखा था. एंड इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद postulated that if we go on dividing matter means anything which occupies the space and having the mass. जो कोई है जिसको जो थोड़ा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है थोड़ा उसका मास भी होता है उन सभी को हम मैटर कहते हैं और उसको पदार्थ भी बोल सकते हैं. आपके आसपास जो कुछ दिख रहा है वो सब मैटर ही है ना. तो आपको मैटर पता है फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा भी. अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. First time divisibility matter is the divisible ये आइडिया इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद ने रखा था ये आइडिया. और उन्होंने कहा था कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. अगर हमने मैटर को डिवाइड करने स्टार्ट किया तो वो स्मॉल होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्मॉल इतना स्मॉल हो जाएगा उसको अगेन उसके डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not possible. उसके बाद उसका डिवीजन ही पॉसिबल नहीं है. He named this particle परमाणु और उसी को उन्होंने नाम दिया परमाणु. Another Indian philosopher Pakuda Katyam elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in the combined form which gives various forms of matter. Another Indian philosopher जो थे कत्यानन उन्होंने बताया कि ये जो पार्टिकल्स है परमाणु जो है और स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं. उसके बाद अराउंड द सेम ईरा उसी टाइम उसी वक्त सेम ईरा साइंटिस्ट ग्रीक साइंटिस्ट और ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस एंड Lucippus suggested that if we go on dividing matter a stage will come when particles obtained cannot be divided further. सेम महर्षि कनाद ने इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद जो थे उन्होंने जो बताया था वही सेम डेमोक्रिटस और लुसिपस ने भी बताया कि मैटर डिवाइड होते होते जाता है और एक स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ वो डिवाइड होना पॉसिबल ही नहीं है उसके बाद वो डिवाइड होता ही नहीं है. और उसी को उन्होंने महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया था और डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स. उसी को डेमोक्रिटस ने नाम क्या दिया एटम्स मीनिंग इंडिविजिबल. अगेन एटम इज अ ग्रीक वर्ड उसी का मीनिंग है एटमोस उसी का मीनिंग इंडिविजिबल होता है. सो डेमोक्रिटस ने उसको एटम नाम दिया. ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन द फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन. ये सब क्या थे फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस थे एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क
to validate these ideas cannot be done till the 18th century. up to 18th century ये सब जो साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट, ग्रीक फिलोसोफर्स और इंडियन फिलोसोफर्स जो थे, इन्होंने सिर्फ एक्चुअली ये फिलोसोफर्स थे, इन्होंने थेरोटिकली एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था अप टू 18th सेंचुरी. बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी जब खत्म होते वक्त साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. उसी वक्त साइंटिस्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया, ये सेपरेट किया कि एलिमेंट्स अलग होते हैं और कंपाउंड्स में डिफ्रेंसिएशन करना, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये रिकॉग्नाइज किया उन्होंने. And naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. मतलब 18th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया और ये रिकॉग्नाइज किया कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स उनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, डिफरेंस रिकॉग्नाइज किया और नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन द फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन. एलिमेंट्स कंबाइन ही क्यों होते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या होते हैं, एक्चुअली एटम्स कंबाइन होते हैं और उसका मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, और व्हाई दे कंबाइन, इस सभी के आंसर्स उसके आगे के इन्वेंशन में हमें पता चलेगा. एंटोनी एल लोइजर laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. एंटोनी लोइजर, ये इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, बिकॉज उन्होंने ही फर्स्ट जो बेसिक लॉज है केमिस्ट्री के, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, एंटोनी लोइजर. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट बेसिक लॉ. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें दो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये दोनों ही लॉ में केमिकल कॉम्बिनेशन के रिलेटेड लॉज है. द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन were established after much experimentation by Loiser and Joseph Proust. इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये दोनों लॉज एस्टैब्लिश किए. उनमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम. इस वर्ड से भी हमें पता चलता है कंजर्व करना मतलब सेव करना, एज इट इज रखना. कंजर्व करना मतलब हम सेव वो बोल सकते हैं. इज देयर अ चेंज इन द मास व्हेन केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. यहाँ एक आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछा है, इज देयर अ चेंज इन अ मास व्हेन केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज का मतलब केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन में स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स होते हैं, वो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और उसके बाद में हमें प्रोडक्ट मिलता है. ये जो कुछ केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है, उस वक्त कुछ मास में भी चेंज होता है. क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो अलग अलग ही होते हैं, रिएक्टेंट अलग होंगे, प्रोडक्ट उससे वो दोनों कंबाइन होने के बाद उससे कुछ अलग नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा. लेकिन ये होते वक्त कुछ मास में चेंज होता है क्या, ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में पूछा है और इसके लिए एक एक्टिविटी भी दी है बुक में, एक्टिविटी 3.1. टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ द केमिकल्स. यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में दो पार्ट्स दिए हैं, दो एक्स एंड वाई दिया है. एक्स में लिखा है कॉपर सल्फेट, वाई में लिखा है सोडियम कार्बोनेट. फिर उसके नीचे सेकेंड है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट.
लीड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। और उसके बाद प्रिपेयर सेपरेटली a 5% solution of any one pair of substance listed under X and Y each in 10 ml in water। हाँ, ये जो प्रोसीजर है, ये जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी की प्रोसीजर लिखा है। उसमें फर्स्ट क्या करना है, उन्होंने दिया है एक्स और वाई, इसमें कौन सा भी एक पेयर आप सेलेक्ट कर सकते हो। कंसीडर हमने फर्स्ट पेयर सेलेक्ट किया कॉपर सल्फेट एक्स, एज अ एक्स हमने कॉपर सल्फेट सेलेक्ट किया और वाई में सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ओके, देन प्रिपेयर द सेपरेट a 5% solution of any one pair of the substance। इसमें हमने फर्स्ट पेयर सेलेक्ट किया, लिस्टेड अंडर द एक्स एंड वाई ईच इन द 10 ml इन द वाटर। ये प्रिपेयर हमने किया एक्स और वाई को। देन उसके बाद टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाई इन अ कोनिकल फ्लास्क। हमने कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया है, वाई लिया है। आपको पिक्चर में दिख भी रहा है, फिगर में दिख भी रहा है, फिगर 3.1 में कोनिकल फ्लास्क दिख रहा है। उसमें हमने फर्स्ट क्या लिया, लिटिल अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ वाई इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड सम सोल्यूशन ऑफ एक्स इन द इग्निशन ट्यूब। उसमें जो छोटा ट्यूब दिख रहा है, छोटा सा एक ट्यूब दिख रहा है, वो क्या है, इग्निशन ट्यूब है। और उसमें हमने क्या लिया है, एक्स लिया है। एक्स मतलब फर्स्ट पेयर में एक्स क्या है, कॉपर सल्फेट, और कोनिकल फ्लास्क में वाई लिया है। वाई क्या है यहाँ, सोडियम कार्बोनेट। ओके, हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली। इसमें हमने क्या किया है कि इग्निशन ट्यूब का सोल्यूशन जो है एक्स, वो अलग रखा है, वो सेपरेट रखे है, वो दोनों को हमने कंबाइन नहीं किया। कोनिकल फ्लास्क में वाई है और ट्यूब में एक्स है। ओके, देन वे द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट्स केयरफुली। और उसके बाद वो दोनों रखने के बाद, और उसके ऊपर हमने कॉर्क रखा है कोनिकल फ्लास्क में, वो बंद किया हुआ है। और उसके बाद हमने वेट लिया, तो क्या होगा, नाउ टिल्ट द एंड स्प्रिल द फ्लास्क सो दैट सोल्यूशन एक्स एंड वाई आर गेट मिक्सड। वेट करने के बाद एक्स और वाई वेट करने के बाद सेम एज इट इज जो अरेंजमेंट दिखाई है उसी तरह से हमने पहले वेट लिया। वेट करने के बाद हमने क्या किया, एक्स और वाई दोनों को क्या किया, मिक्स किया। जो फर्स्ट अलग अलग थे, अलग अलग रखने के बाद पहले हमने वेट किया, वेट करने के बाद उन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अगेन वी कैन टेक द वेट। व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क, वेट करने दोनों मिलाने के बाद एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट ना। एक्स और वाई अलग थे, लेकिन एक्स और वाई दोनों मिलाने के बाद न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। न्यू प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, सॉरी कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होगा। इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा, आपको प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होगा और सोडियम सल्फेट। मतलब स्टार्टिंग में क्या हमने लिया था, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट लिया था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन दोनों मिक्स करने के बाद हमें प्रोडक्ट अलग ही मिल रहा है। प्रोडक्ट में फॉर्म होगा कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। और वो मिक्स करने के बाद हमने अगर वेट लिया तो वेट अगेन क्या होगा, तो वेट अगेन दोनों का वेट क्या होगा, सेम ही होगा। बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग दोनों में वेट हमको नियर अबाउट सेम ही दिखेगा। व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क, डू यू थिंक दैट a flask reaction has taken place, chemical reaction takes place? Do you think that a chemical reaction has takes place? Yes, chemical reaction उसमें होगी दोनों मिक्स होने के बाद। Why should put the cork on the mouth of flask? हमने उसके ऊपर उस कॉर्क के उस फ्लास्क के ऊपर कॉर्क रखा है, बिकॉज वो रिएक्शन होते वक्त
कई बार हीट और जो कुछ उससे गैस जो को अगर रिलीज होंगे तो वो बाहर नहीं जाए, इसीलिए उसी में ट्रैप्ड रहे एनर्जी, जो कुछ हीट एनर्जी एक्चुअली वेपर्स वगैरह बाहर नहीं निकले, इसीलिए हमने उसके ऊपर कॉर्क रखा है. Why should we put the cork on? Okay, then does the mass of the flask and its contents change? मास चेंज होंगे क्या इसमें? इस एक्चुअली इस एक्टिविटी का पर्पस ही है कि इस एक्टिविटी से उनको ये बताना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों का वेट हमने लिया है. एट द स्टार्टिंग एक्स और वाई लिया था और वो दोनों मिलाने के बाद न्यू जो फॉर्म हो गया प्रोडक्ट, वो उन दोनों का मास सेम है या अलग है. और इस एक्टिविटी से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दोनों की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास जो है वो नियर अबाउट सेम ही है. इसका मतलब मास कंजर्व हो रहा है और इसी से हम ये कह सकते हैं कि ये प्रूफ है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास. इस एक्टिविटी से हमें पता चल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास यहाँ कंजर्व हो रहा है. एज इट इज प्रोडक्ट में था उतना ही रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में रहेगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल कॉम्बिनेशन. मतलब मास क्रिएट भी नहीं होता और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता इन अ केमिकल रिएक्शन. वेरी सिंपल बेसिक लॉ इन केमिस्ट्री, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये बाय हार्ट करके रखो, इम्पोर्टेंट लॉ है केमिस्ट्री का. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. Loiser, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compounds had a same elements in the same proportion, irrespective of where the compound came from or who prepared it. Scientist Loiser और उसके other साइंटिस्ट उनके साथ अदर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दैट मेनी कंपाउंड्स वेर कंपोज टू और मोर एलिमेंट्स एंड ईच सच कंपाउंड हैड अ सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन इररिस्पेक्टिव द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट. यहाँ साइंटिस्ट लोइजर ने और उनके जो कलीग्स थे अदर साइंटिस्ट, उन्होंने एक बात नोट की कि जो कुछ कंपाउंड होता है उस कंपाउंड में टू और मोर एलिमेंट्स होते हैं और उन दोनों एलिमेंट्स का एक प्रोपोर्शन फिक्स होता है, फिक्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, irrespective of where the compound came from और who prepared it. मतलब वो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उस कंपाउंड के प्रिपरेशन किस सोर्स से हुई है, किस सोर्स से हमने उसको लिया है, या वो किसने प्रिपेयर किया है, इससे कुछ भी नहीं फर्क होगा. इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड के, मतलब विच सोर्स से हमने वो कलेक्ट किया है, वो लैब में प्रिपेयर किया है या नेचुरली है, वो कहाँ से भी लिए होंगे, लेकिन उनका प्रपोर्शन उस कंपाउंड में जो कुछ 2-3 एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एलिमेंट्स का प्रपोर्शन कांस्टेंट ही होता है. In a compound such as water, ratio of the mass of hydrogen to mass of oxygen is always 1:8.
यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है वाटर का। वाटर में क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इन कंपाउंड सच एज अ वाटर, रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। इसका मतलब क्या है, तो वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, वाटर के सोर्स आपको पता है, वाटर कहाँ से मिलता है हमें, रेन वाटर होता है, और उस वो लेक में से मिलता है, वो रिवर से लेते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सी का वाटर, अलग अलग सोर्सेस, लेकिन सभी वाटर में कंटेंट, सभी वाटर का कंटेंट सेम ही होता है ना, H2O। वाटर का मतलब वाटर में क्या होंगे, दो एलिमेंट्स मेनली, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वो कंबाइन जो होते हैं वो उसमें हाइड्रोजन 2 ही होता है और ऑक्सीजन 1 ही होता है। उसका सोर्स कुछ भी होगा, वो कहाँ से भी लिया होगा, लेकिन उसका कंटेंट सेम ही होता है, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होता है। और वो भी एक उसका रेशियो जो होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो भी फिक्स ही होता है। उसके सोर्स कौन से भी हो सकते हैं, अलग अलग सोर्स से हम वाटर ले सकते हैं, कौन सा भी, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, लेकिन उसका प्रोपोर्शन वो सेम ही रहेगा। 10 इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर हमने 9 ग्राम वाटर लिया और उसको डिकम्पोज किया, ब्रेक डाउन किया, तो उसमें 1 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। आप वाटर किसी भी सोर्स से ले लो, नेचुरल, आर्टिफिशियल, और नेचुरल में भी बहुत अदर कहाँ से भी आप उठा कर लाओ वाटर, और लेक का वाटर, रिवर का वाटर, और सी का, कहाँ से भी वाटर लिया, तो उससे उसमें से जो कुछ प्रपोर्शन रेशियो होगा उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो सेम ही रहेगा, 1:8। ओके, सिमिलरली इन अमोनिया, अदर एग्जाम्पल हम अमोनिया भी ले सकते हैं। अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 by mass, whatever the method, the source from which it is obtained। अमोनिया अगर हमने लैब में प्रिपेयर किया है, अदरवाइज हमने नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया हो अमोनिया, लेकिन उसका सोर्स कौन से भी हो, लेकिन उससे जो कुछ उसमें जो कुछ एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, उसका प्रपोर्शन रेशियो जो होगा वो सेम ही रहेगा, 14:3, 14 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। ओके, दिस लीड to law of constant proportions which is also known as a law of definite proportion। उसी को हम अदर नाम से भी बुला सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट। डेफिनेट का मतलब फिक्स, कांस्टेंट भी होता है। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट एज अ इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय साइंटिस्ट, ये दोनों लॉ के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट हो गई साइंटिस्ट के सामने, टू गिव द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। उसका अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन एक्चुअली चाहिए था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हुआ है, लेकिन फिर भी उसका उनके साथ एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन उस लॉ के लिए एक प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने था। देन उसके बाद ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन provided a basic theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. He took the name atoms as given by the Greeks and said that smallest particle of the matter are atoms. His theory was based on the law of chemical combination. Dalton's atomic theory provided an explanation for the laws of conservation of mass and the law of definite proportion. और इसी को हम डाल्टन्स थ्योरी भी बोलते हैं, इस थ्योरी को, इस थ्योरी आपके बुक में एक्सप्लेन की है। इट्स वन ऑफ द बेसिक इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी भी बोल सकते हैं इसको। जॉन डाल्टन वॉज
born in the poor weaver family in 1766 in England, and he began his career as a teacher at the age of 12. 7 years later, he became a school principal. In 1793, Dalton left Manchester to teach mathematics, physics, and chemistry in the college. He spent most of his life there teaching and researching. In 1808, he presented his atomic theory, which was a turning point in the study of matter. इंट्रोडक्शन दिया था, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए साइंटिस्ट के बारे में, इसीलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन है इसमें. देन एक्चुअल थ्योरी दी है. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, all matter, whether an element, a compound or mixture, is composed of small particles called atoms. According to Dalton's atomic theory, all matter, जो कुछ आपके यहाँ दिख रहा है वो सब मैटर ही है. आपको पता है मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैविंग द मास. जो कुछ आपके पास दिख रहा है वो सभी मैटर ही है. Whether element, a compound or mixture is composed of small particles called atoms. ये सब मैटर के स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, एटम ही होता है. यही स्टार्ट, इसी से ही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट होती है. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में यहाँ से स्टार्ट किया. द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी कैन बी सिलेक्टेड एज फॉलोज. हम इसको अजम्पशंस भी बोल सकते हैं. ओके, पोस्टुलेट्स और अजम्पशंस. इसमें फर्स्ट है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटे, वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन. देन second postulate, atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. अगर हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, इसी लॉ से वो ये पोस्टुलेट मेल खाता है. इस पोस्टुलेट में भी साइंटिस्ट डाल्टन ने भी यही बताया, एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम इनडिविजिबल और विच कैन नॉट बी क्रिएटेड. एटम्स क्रिएट भी नहीं होते और डिस्ट्रॉय भी नहीं होते. ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट. थर्ड पोस्टुलेट, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अगर हमने एक एलिमेंट लिया और उसके एटम्स हमने ऑब्जर्व किए तो उसका मास और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं. एग्जाम्पल, अगर हमने एल्यूमिनियम एलिमेंट लिया तो एल्यूमिनियम के सभी एटम्स सेम होंगे, उसका मास सेम होगा सभी एटम का, और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी एल्यूमिनियम से मेल खाते होंगे, सेम ही होंगे. अगर हमने एक एल्यूमिनियम का लिया और एक कार्बन का लिया तो वो दोनों मैच नहीं होंगे. कार्बन का एटम, उसका मास अलग होगा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, लेकिन एल्यूमिनियम अगर लिया तो एल्यूमिनियम के अलग होंगे. मतलब यहाँ उन्होंने कहा है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अगर एक एलिमेंट लिया तो उसके एटम्स, उस एलिमेंट के सभी एटम्स सेम होंगे, उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा. देन फोर्थ पोस्टुलेट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट masses एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इसका मतलब अगर हमने दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए तो उनके दोनों के ही मास अलग होंगे, उस दोनों एलिमेंट के एटम्स के मास अलग होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे. ओके. फिफ्थ, एटम्स combine in a ratio of small whole numbers to form compounds. मतलब एटम्स कंबाइन होते वक्त उनका रेशियो जो होता है वो स्मॉल होल नंबर होता है, और एटम कंबाइन होने के बाद क्या फॉर्म होगा उससे, टू फॉर्म द कंपाउंड्स. देन सिक्स्थ, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड.
The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. You will study in the next chapter that all atoms are made up of still smaller particles. इसके आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटम्स इज इनडिविजिबल, लेकिन उसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हम उसका डिस्कशन सब हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, क्वेश्चंस दिए इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट, in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of acetic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. Sodium carbonate plus acetic acid gives sodium acetate plus carbon dioxide plus water. इस क्वेश्चन फर्स्ट जो हमने अभी पढ़ा, सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड, ये दोनों रिएक्ट होने के बाद हमें प्रोडक्ट में मिलता है सोडियम एसीटेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इस रिएक्शन में जो कुछ रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम ही होता है। अगर हमने काउंट किया तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस एसिटिक एसिड CH3COH, इन दोनों का मास हमने काउंट किया, वो जितना आएगा उतना ही सोडियम एसीटेट जो प्रोडक्ट में दिख रहा है आपको, सोडियम एसीटेट CH3CONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2, इनका मास, इन सब का मास भी सेम ही होगा। मतलब यहाँ मास कंजर्व हो रहा है, जितना रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का। एंड देन क्वेश्चन सेकेंड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ रेशियो of 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of हाइड्रोजन गैस? यहाँ अगर हमने हाइड्रोजन 3 ग्राम लिया है, मतलब उसके 8 टाइम्स हमें ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज उन दोनों का रेशियो क्या होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8। वाटर में उनका रेशियो क्या होता है, ये हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में देखा है। वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं उन दोनों का प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो क्या होता है 1:8, और ये फिक्स होता है। अगर 3 ग्राम हमने हाइड्रोजन लिया है, इसका मतलब उसके 8 टाइम्स हमें क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन। मतलब 3 × 8 मतलब 24 ग्राम हमें ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा 24 ग्राम ऑक्सीजन। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज अ रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अभी हमने जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखे 6 पोस्टुलेट, उसमें पोस्टुलेट नंबर 3 जो दिख रहा है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, सॉरी पोस्टुलेट नंबर 2 जो दिख रहा है आपको, एटम्स आर indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. यह इससे हमें पता चलता है, उस पोस्टुलेट नंबर 2 उससे पता चलता है कि लॉ कंजर्व हो रहा है, सॉरी मास कंजर्व हो रहा है, और यही क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास इस लॉ में भी हम यही बता रहे हैं, मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और सेकेंड पोस्टुलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का भी वही बता रहे हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में 5th पोस्टुलेट जो दिख रहा है आपको, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। रेशियो क्या होता है उसका, स्मॉल होल नंबर्स। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन, इस पोस्टुलेट से हमें पता चल रहा है। यहाँ तक का पार्ट हमने कंप्लीट किया। उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ओके, थैंक यू।